हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की दो परीक्षाएं, एक परीक्षा है आरओ एआरओ की, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और दूसरी परीक्षा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2024। ये दो परीक्षाएं आने वाली हैं। आरओ एआरओ की परीक्षा फरवरी में और पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वो मार्च में शेड्यूल्ड है। इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें 11 प्रैक्टिस सेट और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन। तो ऐसे हम आपको 550 करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। ये उसी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का वार्मा वीडियो है और इसके साथ ही आपके करंट अफेयर्स के 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद भी अभी आगे वीडियो आएंगे, ठीक है। और जो आरओ एआरओ की परीक्षा है, तो 15 जनवरी 2024 तक जितना भी करंट होगा वो सारे क्वेश्चन हम आपको आरओ एआरओ के लिए, और 15 फरवरी 2024 तक जितना भी करंट होगा वो करंट हम आपको पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए प्रोवाइड करेंगे। ये करंट अफेयर्स के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न संभावित हो सकते हैं, वैसे प्रश्नों का ये संकलन है। इनको इस तरह से कंपाइल किया है कि बहुत थोड़े से डेटा के साथ जो भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता रहा है, परीक्षा में जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनको डिजाइन किया हुआ है, जिससे आपकी क्या हो, करंट अफेयर्स की लगभग संपूर्ण तैयारी हो जाए। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो रिवाइज करना तो वैसे भी इजी है। और अगर किसी कारणवश आपकी तैयारी थोड़ी सी लेट है तो आप इन वीडियो के माध्यम से पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा संस्थान के चैनल पर यूपी स्पेशल के वीडियोस, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस और जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। ये संस्थान का टेलीग्राम का यूजर नेम दिया हुआ है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की अपने प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन, जो इस श्रृंखला का 551वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं भारत और सिंगापुर सेना, म्यांमार और मलेशियाई सेना, भारत और मलेशियाई सेना, भारत और श्रीलंकाई सेना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित किया गया। ये दोनों सेनाओं के बीच आयोजित करने वाला एक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन संचालनता के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं भारत, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। जो ये एशियन पैरा गेम्स 2023 हैं, इनका आयोजन चीन में किया गया, ठीक है। और इनका आयोजन जो हुआ है वो 22 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य चीन के ह्वांगझू शहर में इनका आयोजन किया गया है। भारत की ओर से जो पैरा शटलर पारुल परमार जी हैं और पैरा क्लब थ्रोअर अमित सरोहा जी हैं, ये उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। कई बार ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, स्पेशली ओलंपिक वगैरह के जब गेम्स होते हैं तो उनके ध्वजवाहकों के बारे में नाम कभी पूछ लिया जाता है। क्योंकि ओलंपिक का बार बार पूछा जाता रहा है, हो सकता है ओलंपिक का ना पूछे, इसलिए बाकी गेम्स जो हैं उनके ध्वजवाहक के नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत ने 29 स्वर्ण पदक जीते हैं, 31 रजत पदक जीते हैं और 51 कांस्य पदक जीते हैं और एशियाई खेलों में 5वें स्थान पर रहा है। इनमें कुल पदकों की संख्या भी आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब टैली ना काउंट करके रखिएगा, कई बार कुल पदक पूछ लेते हैं। जैसे 29 और 31 जो हो गए आपके 60 और 50, 110, 111 पदक जो है वो भारत ने कुल जीते हुए हैं। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में चीन जो है वो 214 स्वर्ण पदक, 167 रजत और 140 कांस्य पदक सहित जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। सही जवाब इसका ऑप्शन बी गुजरात है। जो भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट है ये गुजरात में, और गुजरात में कलोल के पास इफ्को द्वारा ये जो है लगाया गया है। ये इफ्को का फुल फॉर्म भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। कई बार ये इंग्लिश का नाम ही हिंदी में लिख के दे दिया जाता है, ठीक। तो ये फुल फॉर्म जो है इसका इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट क्या करेगा? डीएपी, डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये आयात को कम करने में मदद करेगा
और रसद और भंडारण लागत में भी कम करेगा। ये नैनो डीएपी जो है वो तरल अवस्था में है, ठीक है, ये तरल अवस्था में है। और इसकी जो 500 ग्राम की बॉटल होती है, वो बॉटल क्या है, जो एक बोरी डीएपी होती है बड़ी, जो 40-50 किलो के आसपास की बोरी होती है, उस बोरी के बराबर उसमें क्या होता है, उसमें पोटेंशियल होता है। तो अगर जो है इसको 500 ग्राम स्टोर करने में तो बहुत कम जगह लगेगी, तो जो इसकी भंडारण लागत है वो भी कम आ जाएगी, ठीक। और इसमें क्या है, नैनो डीएपी मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रभावित नहीं करेगा और इसमें कोई हानिकारक धातु कण भी नहीं है, ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है। और ये क्या है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो है नैनो डीएपी की लगातार क्वेश्चंस हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लगभग सारी डिटेल नैनो डीएपी के बारे में आपको बता चुके हैं, वीडियो वो भी जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। बाकी हम लोग जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उनमें आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं आपका कोई सजेशन है, कुछ भी है, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रयास जो है वो यही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कंटेंट दिया जाए जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो, कि आप परीक्षा में बैठे तो आपको फील हो कि आपने ये वीडियो देख के कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, आपको इन वीडियो से मदद मिली है परीक्षा में। तो इस उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। तो प्लीज आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। तो सही जवाब ऑप्शन सी 24 अक्टूबर है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के पोलियो दिवस का जो विषय है माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ठीक है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और अभी हमने एक क्वेश्चन और भी पहले डिस्कस किया था, जिसमें किसी और हमारे पड़ोसी देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि किसी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो मुक्त कब घोषित करता है। तो उसमें था कि पिछले 3 सालों में कोई भी मामला नहीं आया हो, तभी पोलियो मुक्त घोषित किया जाता है। तो भारत को 2014 में जब पोलियो मुक्त घोषित किया गया, इसका मतलब भारत में पोलियो का आखिरी मामला जो है वो 2011 में पाया गया था। तो ये दोनों डिटेल जो है आपकी स्टैटिक जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो हमने वीडियोस के क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि आपको अधिक से अधिक जो है वो कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल सके। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था, या भारत में पोलियो का आखिरी मामला कब आया था। तो आपके एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आपके सम्मिलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता किस वर्ष तक 70 गीगावाट प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है? 2026, 2027, 2028 और 2029। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 2027 है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक क्या करेगा, 70 गीगावाट प्रति वर्ष से अधिक क्या करेगा, सौर मॉड्यूल विनिर्माण की क्षमता को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। बाकी जो वैश्विक सौर फोटोवोल्टिक बाजार है, इसमें भारत की हिस्सेदारी अभी 3% है, ठीक है। भारत इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, ठीक है, ताकि निर्यात के साथ साथ भारत अपने देश के भीतर भी क्या करे, इसको सोलर पैनल्स का, सोलर पावर का यूज कर सके, और जो पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, उसके स्थान पर नवीकरणीय स्रोतों की ओर क्या कर सके, माइग्रेट कर सके। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जो इनकी विनिर्माण क्षमता है उसका 80% हिस्सा चीन का है, ठीक है। और चीन जो है वो भारत का जाना माना प्रतिद्वंदी है, ठीक है। तो भारत क्या करेगा, इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा ही करेगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी के बेसिन में कौन सा चक्रवाती तूफान आया? ताउते, फैनी, मिचोंग और हुदहुद। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में मिचोंग तूफान आया, और ये इस साल का चौथा तूफान था बंगाल की खाड़ी में। और अगर भारतीय जल निकाय, इंडियन वाटर बॉडीज की बात की जाए, तो इसमें छठा तूफान, इंडियन वाटर बॉडीज मतलब बंगाल की खाड़ी भी और अरब सागर भी, तो वैसे छठा तूफान, और अगर बंगाल की खाड़ी का चौथा तूफान है। और ये तूफान जो है, ये थाईलैंड की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था,
ये जो इसका मिचोंग नाम है, ये म्यांमार द्वारा सुझाया गया था। जो चक्रवाती तूफान आते हैं तो जो प्रभावित देश होते हैं उनका क्या है, एक संगठन बना हुआ है, और उस संगठन में क्रमशः एक एक देश द्वारा नाम सुझाया जाता है। तो कई बार पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है कि फला चक्रवात का जो नामकरण है वो किस देश द्वारा किया गया था। तो चूंकि ये भारत के चक्रवाती तूफान है तो इनका आपको नाम एटलीस्ट पता हो कि किसने सुझाया है। तो जो मिचोंग नाम है ये म्यांमार द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित निम्न में से किस रॉकेट का अनावरण किया गया है? प्रज्ञान, विक्रम, आदित्य, शिखर। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये विक्रम वन नाम से स्काई एरोस्पेस ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट का निर्माण किया है। इसका अनावरण 24 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, और इस रॉकेट से 2024 की शुरुआत में उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में, लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने की उम्मीद है। ये बहुस्तरीय प्रक्षेपण यान है जो करीब 300 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पेलोड के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक क्या है, जो स्पेस का इकोसिस्टम है उसमें प्राइवेट पार्टनर्स कम है भारत में, अभी प्राइवेट पार्टनर्स नहीं है, जबकि वैश्विक जो संस्थाएं हैं उनमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो स्पेस में अपने विमानों का, रॉकेटों की लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो ये भारत में अगर पहला कोई प्राइवेट आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है एक ऑल कार्बन फाइबर बॉडी रॉकेट है जो कई उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च कर सकता है, और इसमें जो इंजन लगाया गया है वो 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है। ये अपने आप में इसकी विशेषता है कि इसमें 3D प्रिंटेड इंजन का यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, S&P स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2040 तक, 2037 तक, 2035 तक और 2030 तक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। ठीक है, तो भारत से फिर दो अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रह जाएंगी, अमेरिका और चीन की। बाकी जापान और जर्मनी को ये पीछे छोड़ देगा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भारत ऑलरेडी पीछे छोड़ चुका है। वर्तमान में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, और 5वें स्थान पर है। 2030 तक की अर्थव्यवस्था 7.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेल 37th नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल, गोवा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया, और गोवा में ये आयोजन पहली बार किया गया। सोचिए 37 बार इसका आयोजन हो चुका है, लेकिन अब तक एक बार भी गोवा में इसका आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, ये आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2030 के बीच हुआ, और इसका समापन समारोह हुआ है वो पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। अगर पदक तालिका की बात की जाए तो पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। 75 गोल्ड जीते हैं महाराष्ट्र ने, और टोटल अगर मेडल्स की बात की जाए तो टोटल 220 पदक महाराष्ट्र के रहे हैं। दूसरे स्थान पर रहा है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है वो दूसरे स्थान पर, और हरियाणा राज्य जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा अक्टूबर नवंबर 2024 में। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि आने वाले खेल कहाँ आयोजित हो जाने हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया एक। अगला है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद आयोजित किया गया? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये भारत और कजाकिस्तान के दोनों देशों की वायु सेनाओं का अभ्यास है काजिंद। ठीक है, इसमें सॉरी सैन्य दलों का अभ्यास है, और इसके साथ वायु सेनाओं ने भी इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो इसमें आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक, ये जो अभ्यास है काजिंद, इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था, और उस टाइम पे इसका नाम था प्रबल दोस्तिक। ठीक है, इसका नाम था प्रबल दोस्तिक। उसके बाद जब इसका दूसरा संस्करण हुआ, सेकेंड एडिशन हुआ, तो इसका नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। ठीक है, तो प्रबल दोस्तिक या काजिंद पूछा जाए तो भारत और कजाकिस्तान के बीच का ये अभ्यास है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस एज इट इज पीडीएफ के रूप में भी हम आपको
प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ये हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम दिया हुआ है step_2_success। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसमें भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ करंट अफेयर्स की हमसे ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और कर्नाटक। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये मिजोरम राज्य है, यहाँ पर कैंसर की दर जो है वो सबसे अधिक है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कैंसर से संबंधित मौतों का मुख्य कारण पेट का कैंसर है। ठीक है, पुरुषों में पेट का कैंसर सबसे कॉमन है, जबकि महिलाओं में फेफड़े का कैंसर जो है वो सबसे जो है कॉमन है। मिजोरम में युवा पीढ़ी में कैंसर के मामले और मृत्यु दर बढ़ रही है। ठीक है, यूथ में भी क्या है, कैंसर के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो जो मौतें होती हैं उनमें कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। ठीक है, जो जिनको नेचुरल डेथ नहीं बोलते हैं, ठीक है, वैसी डेथ में कैंसर क्या है, मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। पुरुषों में जो है वो सबसे आम प्रकार के अगर कैंसर की बात करें तो फेफड़े का, प्रोस्टेट कैंसर, कोलेरेक्टल कैंसर, पेट और लीवर का कैंसर, ये पुरुषों में सबसे आम है। जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर, कोलोरेक्टल, फेफड़े, गर्भाशय ग्रीवा और थायराइड कैंसर जो है वो सबसे आम कैंसर है। अगला क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर और 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में सतर्कता जागरूकता अभ्यास या विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष की अगर थीम की बात करें तो थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ये काफी बड़ा कार्यक्रम इस टाइम पे आयोजित किया जाता है पूरे सप्ताह भर, और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें शपथ लेते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध करने की शपथ लेते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा संगठन है? अर्बन कंपनी, जोमेटो, बिग बास्केट और स्विगी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है, जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए बिग बास्केट जो है वो सबसे अच्छी कंपनी है, जबकि जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी और ब्लू स्मार्ट, इन चारों कंपनियों को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया है। अगर लास्ट रैंकिंग, आखिरी रैंकिंग या सबसे बुरी कंपनियों की बात की जाए तो पोर्टर और ओला जो है ये रैंकिंग में सबसे निचले स्तर पर है। ये जो रिपोर्टिंग की गई है, ये जो रिपोर्ट है, इसमें जो नंबर दिए गए हैं वो 5 कारकों के 5 फैक्टर्स के बेसिस पे किया है। पहला है उचित वेतन, उचित अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, उचित प्रबंधन मैनेजमेंट, उचित प्रतिनिधित्व पार्टिसिपेशन और उचित शर्तें शर्तें मतलब टर्म्स। ठीक है, तो इनके बेसिस पे ये इनका आकलन किया है, जिसमें बिग बास्केट जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये एआई पर पहला शिखर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड में किया गया, इंग्लैंड के बकिंघम शायर में, और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा ही इसका आयोजन किया गया। 1 से 2 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ। इसमें भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया आदि देशों ने भाग लिया। ये सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि वर्ष 2025-26 के बीच भारत में 1 अरब से अधिक भारतीय जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, मतलब उनके पास इंटरनेट की एक्सेस होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ये डिटेल है जो भी है वो आप पीडीएफ के माध्यम से हमसे जरूर ले लें, ताकि आप इनका रिवीजन कर सकें, आप कभी भी इनको पढ़ सकें। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जरूर ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इंडियन स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं उनका उद्घाटन किया गया, इनमें शामिल नहीं है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक,
पोर्ट खुलना, मोंगला रेल लाइन, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, उसमें पंचेश्वर विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना शामिल नहीं है। बाकी ये अखौरा अगरतला, खुलना मोंगल और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है इसमें शामिल है। अगर अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक की बात करें तो ये बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर और त्रिपुरा में 5.646 किलोमीटर दोहरी गेज रेल लाइन के साथ जो है वो 12.24 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये ब्रॉड गेज की लाइन है, डबल लाइन है। ठीक है, इसके अलावा जो खुलना मोंगल पोर्ट है ये भी रेल से जोड़ेगा। जो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, इसको जोड़ेगा। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, और ये बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में रामपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी इसमें डिटेल है। ये जो बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी है, इसका कार्यान्वयन एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 50-50 की संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। परियोजनाओं के नाम आपको जरूर याद हो, ठीक है, कि परियोजनाएं क्या क्या है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर नाम दिया है? कोझिकोड, मदुरई, बनारस और कलकत्ता। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये कोझिकोड है। इस कोझिकोड शहर को केरल में स्थित है, इसको साहित्य के शहर के नाम से यूनेस्को ने क्या किया है, चिन्हित किया है। ये पदनाम जो दिया है, ये विश्व शहर दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उस दिन यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, ऑन्ड्रे अजोले, इनके द्वारा ये दिया गया है, इसके द्वारा इनका अनुमोदन किया गया है, जिसमें केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन जो है वो 1 से 5 जुलाई 2024 तक ब्रागा पुर्तगाल में आयोजित होना है। ठीक है, ये एक आपके लिए और एडिशनल हो गया, जबकि इसमें आपका कोझिकोड और ग्वालियर साहित्य और संगीत के शहर के रूप में क्रमशः नामित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? नंदिनी दास, अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी और किरण देसाई। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये नंदिनी दास हैं, भारत में जन्मी है। इनको इनकी प्रथम पुस्तक जो है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लिए इनको ये जो पुरस्कार है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, ये इनको दिया गया है। इसमें इन्होंने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सर थॉमस रो के आगमन की कहानी के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। इनकी किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल एंड द ओरिजिन्स ऑफ अंपायर। ठीक है, ये हो सकता है पुस्तक का नाम ही पूछ लिया जाए, पुरस्कार का नाम ना पूछा जाए। अगला क्वेश्चन, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, भूटान जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ सभी आवारा कुत्तों की क्या की है, नसबंदी की है, सबको स्टरलाइज किया हुआ है। ठीक है, और ये परियोजना करीब 14 साल तक चली है। ठीक है, 14 ईयर्स के कांस्टेंट एफर्ट्स के बाद ये लक्ष्य प्राप्त किया गया है, जिसमें सभी आवारा कुत्तों की आबादी को स्टरलाइज और इनका टीकाकरण किया हुआ है, और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। इसके तहत करीब 1.5 लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया है, जिसमें 32,000 जो पालतू कुत्ते हैं इनकी माइक्रोचिपिंग भी की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेबीज जो बीमारी है, जो कुत्तों के काटने से मनुष्यों को होती है, इससे प्रतिवर्ष करीब 59,000 लगभग 60,000 लोग मारे जाते हैं। ठीक है, और रेबीज जो है वो बहुत ही दर्दनाक जो है बीमारी है, उसकी मृत्यु जो होती है लोगों की बहुत दर्दनाक होती है। ठीक है, और अगर आप इसका इंजेक्शन ले लेते हैं तब तो ठीक है, अगर किसी वजह से आप समय पर इसका इंजेक्शन नहीं ले पाते हैं तो उसके बाद इसका किसी प्रकार का इलाज संभव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। भारत में भी लगातार डॉग बाइट्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लगभग
लोग आवाज उठा रहे हैं कि सरकार कोई ऐसा विधान लेके आए, कोई ऐसा कार्य करे जिससे इसकी संख्या में कमी लाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा? बोलीविया, भारत, जर्मनी और पोलैंड। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये बोलीविया में। बोलीविया जो है वो एक दक्षिण अमेरिकी देश है, वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है स्थापित किया जा रहा है। ये करीब समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा रहा है और इसका निर्माण रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है जिसका नाम है रोसाटॉम, इसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और ये रिएक्टर वर्ष 2025 तक संचालन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और बहरीन। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये फिलीपींस है, इसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है बोंग बोंग मार्कोस। ठीक है, इन्होंने ये घोषणा की है। हुआ क्या है, जो साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीनी सी, उसमें चीन और फिलीपीन के नावों के बीच में झड़प हुई है, जिसके कारण क्या है, इन्होंने इसको घोषणा की है कि मैं इस अब उसमें मतलब इस परियोजना में शामिल रहना नहीं चाहता हूं। इसके अलावा फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटार्टे, इन्होंने फिलीपींस में चीन के राजनयिक दृष्टिकोण को प्रतिज्ञा जाल या प्लेज ट्रैप कूटनीति के रूप में वर्णित किया था। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, प्लेज ट्रैप। पूछा जाता है किसके द्वारा ये कॉइन किया गया था, तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI बोलते हैं, ये क्या है, ग्लोबल कनेक्टिविटी, वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग कॉपरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीन द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मध्य एशिया, मिडिल एशिया, खाड़ी देश, गल्फ स्टेट्स जो हैं, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले भूमि यानी रोड और समुद्री मार्ग वाटरवेज का एक नेटवर्क स्थापित करना है। ठीक है, और इसमें इसका जो शुरुआत में नाम है वो था वर्ल्ड बेल्ट वन रोड रखा गया था, जबकि बाद में इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI कर दिया। एक चित्र के माध्यम से इनका वन बेल्ट वन रोड हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, जिसमें ये ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, ये स्थल मार्ग से बाय रोड कनेक्ट होगा, जबकि ये डॉटेड लाइंस में दिख रहा है, ये जल मार्ग से, वाटर मार्ग से ये इनको कनेक्ट किया जाना है। यहाँ पर मलेशिया है, यहीं कहीं जो है आपका फिलीपींस पड़ता है, जिसने घोषणा की है कि वो इससे बाहर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CBSE ने किस देश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है, ठीक है, अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तुर्की, UAE, कजाकिस्तान और जॉर्डन। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात में CBSE ने अपने नए क्षेत्रीय प्रशासनिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने की घोषणा की है। थोड़ी सी डिटेल CBSE के बारे में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोला था मैंने, परिषद नहीं बोर्ड है ये। इसका गठन 2 जुलाई 1929 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े दानवीर का खिताब किसको दिया गया है? शिव नादर, अजीज प्रेमजी, मुकेश अंबानी और निखिल कामत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये शिव नादर हैं, इनको वर्ष 2023 के भारत के सबसे बड़े दानवीर का खिताब दिया हुआ है। इन्होंने करीब 2042 करोड़ रुपए क्या किए हैं, दान किए हैं। ये HCL टैक्स से संबंधित हैं। दूसरा नंबर अजीज प्रेम जी का है, जो विप्रो से संबंधित है, इन्होंने 1774 करोड़, और तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, इसके अलावा रोहिणी नीलकेणी जो है वो भारत की सबसे दानवीर महिला के रूप में इस बार भी हैं, ये लेखिका हैं। इसके अलावा जेरोधा के सह संस्थापक जो हैं, को फाउंडर हैं निखिल कामत, इस सूची में सबसे कम उम्र के दानवीर हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं दानवीर के नाम हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। फिर से एक बार आपको बोल दूं कि आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके फीडबैक से, आपके कमेंट्स के माध्यम से ही हमें पता लगेगा कि हम जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिटेल दे रहे हैं, उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, इनका प्रेजेंटेशन है जो ऐसा है कि आप आराम से समझ सकते हैं। तो प्लीज आप हमें अपना
फीडबैक, आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, ताकि जो है ये मोनोलॉग की जगह डायलॉग, मतलब अभी तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ बट आप कमेंट देंगे तो मैं आपको भी सुन पाऊंगा, तो उस तरह का ये जो है हम इसको सीरीज को मोनोलॉग की जगह डायलॉग में कन्वर्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? जापान, चीन, भारत और सिंगापुर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। जो महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका खिताब भारत की हॉकी टीम ने जीता हुआ है। ठीक है, इन्होंने फाइनल में जापान को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो भारत के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो सलीमा टेटे जो है, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत का जो पहला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी खिताब है, ये 2016 में सिंगापुर में इन्होंने जीता हुआ था। ठीक है, डिटेल वैसे मैं इसमें सारी पढ़ दे रहा हूँ, बट कुछ डिटेल हैं जिन पर बहुत ज्यादा थ्रस्ट देने की जरूरत नहीं है, उनको मैं छोड़ देता हूँ। स्टिल अगर आप उनको चाहते हैं तो आप या तो वीडियो पॉज करके उनको लिख सकते हैं, या तो ये टेलीग्राम व्हाट्सएप दिया है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ के आप इनकी पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, तो आपके पास ये स्टोरेज बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने और वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये इस योजना को, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष और आगे ले जाने की घोषणा की गई है। ये योजना दिसंबर 2023 में समाप्त हो रही थी, अब इसको 5 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया गया है। ये योजना वर्ष 2020 मार्च में सरकार द्वारा लाई गई थी, और ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है, जिसके तहत गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो साबुत चना मुफ्त दिया जाता है। ठीक है, इस योजना को भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को वर्ष 2023 का ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है? कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये केरल राज्य को वर्ष 2023 का ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया है? टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनको जो पुरस्कार जो मिला है, किस श्रेणी में मिला है? वेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग, क्राफ्ट एंड फूड, इस जो है पुरस्कार, इस श्रेणी में इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में आयोजित किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 54वां जो है, इसका आयोजन गोवा में किया गया। ठीक है, इसमें जो है एक नई कैटेगरी शुरू की गई, जिसको बोला गया वेस्ट वेब सीरीज ओटीटी, इसकी शुरुआत की गई, जिसमें इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए। पहला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये माइकल डगलस को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान माधुरी दीक्षित जी को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो है वो पंचायत सीजन 2 को। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है, एंडलेस बॉर्डर्स को, ये एक फारसी फिल्म है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके हो गए अंतरराष्ट्रीय, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? एंजेलो मैथ्यूज, कुशल मेंडिस, चरित असलंका और कुशल परेरा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। एंजेलिनो मैथ्यूज जो है, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है, ये क्या है? श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं। ठीक है, और इनका बांग्लादेश के खिलाफ मैच चल रहा था, विश्व कप का मैच था, और उस मैच में ये टाइम आउट हो गए हैं। एक्चुअल में आईसीसी विश्व कप में एक नई शर्त जोड़ी गई थी, जिसमें बोला गया था कि विकेट गिरता है या कोई बल्लेबाज अगर रिटायर होता है, तो उसके बाद जो नया बल्लेबाज आएगा उसको 2 मिनट के भीतर जो है वो आ जाना है क्रीज पर। ठीक है, मतलब बॉलिंग 2 मिनट के बीच में स्टार्ट होनी है। अगर वैसा नहीं होता है तो जो ऑपोजिट टीम है वो उसको आउट करने के लिए अंपायर से अपील कर सकती है,
और अगर वो समय पूरा कर लिया तो अंपायर उसको आउट देगा। तो ऐसे ये 2 मिनट के इनके बल्ले में कुछ समस्या थी, जिस वजह से ये क्या हुए, वो 2 मिनट से इनका समय अधिक हो गया। बांग्लादेश की टीम ने अपील की और इनको नियम के तहत आउट दे दिया गया। हालांकि बाद में इसका काफी ज्यादा मतलब चर्चा भी रही इसकी, ठीक है, नेगेटिव पब्लिसिटी भी इसने बहुत ज्यादा अर्न की, स्टिल नियम था तो इनको आउट दिया गया, ठीक है। तो ये पहले बल्लेबाज हो गए हैं जो टाइम आउट हुए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य बन गया है। पोलैंड, जॉर्डन, चिली और अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये चिली देश जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए ये 95वां सदस्य बन गया है। यहाँ पर हमने डिटेल दी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये अलायंस है, ये भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से फ्रांस में जो COP21 का जो COP21 चल रहा था उस टाइम पे पेरिस फ्रांस में, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें इन्होंने शुरुआत की थी। तो मतलब इसका जो संस्थापक है वो भारत देश इसका संस्थापक देशों में से एक है, इसलिए ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चूंकि इसमें कोई नया देश जुड़ रहा है तो ये संभावित प्रश्न हो सकता है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय भी है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, मतलब इसका मुख्यालय भारत में ही है। और आज की बात करें तो आज भारत इसके 116 देश जो हैं इसके फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करता है, जबकि 95 देश हैं जिन्होंने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो जमा कर दिए हैं। तो 116 देशों ने इसमें समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 95 देश जो हैं इसके पूर्ण सदस्य बन गए हैं, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में और भी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ये भी स्टैटिक जीके का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पद पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, हीरालाल सामरिया, प्रवीण सूद और रवि सिन्हा। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये हीरालाल सामरिया जी हैं। इनको केंद्रीय सूचना आयोग का जो है मुख्य चीफ चुना गया है, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में डिटेल लिखी है, आप इस वीडियो को पॉज करके या टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से PDF लेकर ये सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, नियुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, वो सारी डिटेल हमने इसमें दी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की है कि वो राज्य में क्या करेगी, तो गायों की जनगणना कराएगी। सरकार ने इस तरह के निर्देश ऑलरेडी जारी किए गए हैं। इस जनगणना को क्या किया जाएगा, 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी में की जाएगी, जिसमें पहली कैटेगरी है पशुपालकों के पास निराश्रित पशु, दूसरा सड़कों पर छोड़ी गई गाय और तीसरा कान्हा उपवनों की संख्या, ठीक है। इसके अलावा गायों की जियो टैगिंग को लागू करने का भी आदेश दिया गया है। इसके माध्यम से सरकार क्या करेगी, जब सरकार के पास एक्यूरेट डेटा होगा तो गायों की जो भलाई है उसके लिए ये कुछ कार्य कर सकते हैं, उनके लिए शेड्स बना सकते हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये उत्तर प्रदेश ने घोषणा की। और चूंकि हम लोग यूपी PCS और यूपी ARO के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो यूपी का करंट जो है वो आपके लिए अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा, QS बोलते हैं इसको, द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की ओर से शीर्ष स्थान किस संस्थान ने, किस इंस्टीट्यूट ने प्राप्त किया है? IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, IIT खड़गपुर और IIT बॉम्बे। तो सही जवाब ऑप्शन डी IIT बॉम्बे है। जो Q&S की जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें IIT बॉम्बे ने भारत की ओर से शीर्ष संस्थान का दर्जा प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। ये 8 नवंबर 2023 को जारी की गई और ये 2024 के नाम से जारी किया गया है। इसमें जो 50 जो टॉप 50 संस्थान है उसमें IIT बॉम्बे 40वें स्थान पर, जबकि IIT दिल्ली 46वें स्थान पर रहा है, ठीक है। और चीन की जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है ये पहले स्थान पर रही है, ठीक है। ये रैंकिंग दी है, उसमें कुल 856 संस्थान या यूनिवर्सिटीज शामिल हुए थे, जिसमें IIT बॉम्बे 40वें स्थान पर आया है। इसके पहले हम टाइम्स की भी एक रैंकिंग आपको बता चुके हैं, तो आप ये उसको भी पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, सरकार द्वारा लॉन्च किया गया भारत आटा
एक फोर्टिफाइड गेहूं का आटा निम्न में से किसका मिश्रण है? गेहूं, चावल, दाल और मक्का। ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल एक और तीन, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, ये केवल एक, दो और तीन। तो जो भारत आटा है ये गेहूं, चावल और दाल का मिश्रण है। ठीक है, और इसको जो सरकार उपलब्ध कराएगी वो 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को किफायती दर पर गेहूं का आटा जो प्रोटीन, आयरन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस लक्ष्य के साथ ये जो है सरकार द्वारा योजना इसको लागू किया गया है और ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस के माध्यम से लागू की जाएगी। ठीक, तो इसकी कीमत भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे कीमत ही पूछ ले कि ये जो फोर्टिफाइड आटा है वो किस कीमत पर जो है लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल में भारत को अपने सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये यूनाइटेड किंगडम है, इसने भारत को अपने सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल करने का फैसला किया है। इसने भारत और साथ ही जॉर्जिया को भी इस सूची में शामिल करने का जो है वो फैसला किया है। और सूची में शामिल ये देश हैं, इन देशों को यूनाइटेड किंगडम जो है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो सुरक्षित, सेफ, स्थिर, स्टेबल और व्यापक मानवाधिकार हनन से मुक्त मानती है। मतलब इनका मानना है कि यहाँ पर किसी भी तरह के ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन नहीं होता है, ये कंट्रीज स्टेबल हैं और सेफ है। ठीक है, तो अगर इस तरह से किसी देश को यूनाइटेड किंगडम मान्यता दे देता है, तो फिर अगर वहां पर कोई अवैध प्रवासी आता है, अवैध अप्रवासी आता है, ठीक है, तो उस पर जो मानवाधिकार के कानून लागू होते हैं, यूके मानता है कि इन पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये जिस देश से आए हुए हैं वहां पर इनको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो इनको ये क्या कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं और उनको शीघ्र वापसी का आदेश भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर भारत से अब कोई अवैध रूप से यूनाइटेड किंगडम चला जाता है तो वो वहां से उसको भारत वापस भेज देंगे। ठीक है, इससे यूके को भी बेनिफिट है, प्लस भारत के लोग भी जो वहां पर बस जाते हैं जो कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए, तो उनका जो उनको वापस भेजा जाता है वो जो है वो प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों देशों को इससे फायदा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने हाल में पूसा 2090 नाम से किस खाद्य उपज की नई किस्म विकसित की है? गेहूं, मसूर, बाजरा और धान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, ये धान की नई किस्म पूसा 2090 से नाम से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। ये जो इसको विकसित किया है, पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए इसका विकास किया गया है। इसमें एक्चुअल में है क्या कि ये किस्म का जो चावल होगा, धान होगा, उसको पकने का समय क्या है, केवल 120 से 125 दिन का होता है। ठीक है, जबकि जो अभी तक धान चलता है उसका परिपक्व होने का समय है 155 से 160 दिन। तो अगर आप पूसा 2090 को उगाते हैं तो आपको किसानों को क्या करेगा, 30 दिन का समय मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही ये फसल परिपक्व होती है, अभी धान की फसल परिपक्व होती है, उसके बाद तुरंत आपको नई फसल बोनी होती है। ठीक है, नई फसल जो रबी की फसल आप बोते हैं, तो रबी की फसल बुआई करनी होती है, तो खेतों को खाली करने के लिए इनके पास कम समय होता है, तो किसान क्या करते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे जो अवशिष्ट होते हैं वो सब जल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जुताई करके ये बुआई का कार्य कर देते हैं, ठीक, समय की कमी के कारण। लेकिन इसमें क्या होगा, इनको रबी की फसल बोने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, तो ये क्या कर सकते हैं, 30 दिन में वो अपशिष्ट क्या है उसको अगर ये जोत के खेत में ही मिला देते हैं, तो वो 30-40 दिन में क्या है, खाद्य बन सकता है, और इससे क्या होगा, ये पराली जलाने की समस्या क्या है, इसको निपटा जा सकता है। इस वजह से ये जो है नई उपज इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों को ब्याज दर में कितने प्रतिशत की छूट का ऐलान किया है? 1%, 1.5%, 2% और 2.5%। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, जो दिव्यांग कर्जदार हैं उनको सरकार ने क्या है, ब्याज दरों में 1.5% की छूट देने की घोषणा की है। ठीक है, ये घोषणा किस लिए की है सरकार ने? सरकार ने समय पर भुगतान करने के लिए
समय पर अगर लोग समय पर भुगतान कर देते हैं तो उनको इस तरह की छूट दी जाएगी। इससे ये लोग क्या होंगे, समय पर भुगतान करने के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही इन पर क्या होगा, वित्तीय बोझ भी इन पर कम होगा और जिम्मेदार पुनर्भुगतान प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, ताकि लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ऋण को अपने लौटा दें। ठीक, थोड़ी सी डिटेल इसमें, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, जिसके द्वारा ये छूट दी जाएगी, कार्यान्वयन किया जाएगा। इसकी स्थापना जनवरी 1997 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के, नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो कार्य है, विकलांग व्यक्तियों को व्यापक आय सृजन, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटीज गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइट्स CITES की 77वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, रोम, इटली, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन सी। ये साइट्स की जो 77वीं स्थायी बैठक है, स्थायी समिति की बैठक है, इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया है। साइट्स का फुल फॉर्म आपका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म है वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। ठीक है, इंग्लिश में फुल फॉर्म भी इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में फुल फॉर्म इसकी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अगर वैसे तो आप लोग इसकी जो इंग्लिश की फुल फॉर्म है वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं देखना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। मैं इसमें इंग्लिश की फुल फॉर्म नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, अब इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि भारतीय रेड सैंडर्स है, चंदन की एक प्रजाति है, चंदन का पेड़ है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया है, महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा RST प्रक्रिया से हटाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या है कि अब लोग चंदन को उगा सकते हैं और चंदन के, इसको लाल चंदन का क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अभी तक इसके व्यापार पर प्रतिबंध था। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए लाल चंदन उगाने में क्या करेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, और ये बहुत महंगा बेचा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, किसानों को अधिक से अधिक आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, इसको 1994 में क्या किया गया था, साइट्स के तहत परिशिष्ट 2 के रूप में सूचीबद्ध किया जाता गया गया था और इसका व्यापार जो है वो कड़ी निगरानी में था। ठीक, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बैठ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग, डायना एडोल्ची और अरविंद डी सिल्वा। ऑप्शन है केवल एक, एक और दो, दो और तीन और सभी तीन। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये तीनों खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, डायना एडोल्ची और अरविंद डी सिल्वा, इन तीनों खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें अरविंद डी सिल्वा, वीरेंद्र सहवाग जो है वो मेंस क्रिकेट से हैं, जबकि डायना एडोल्ची जो है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं। इन तीनों लोगों को शामिल किया है और जो डायना एडोल्ची हैं ये इस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। इनके पहले कोई भी भारतीय महिला क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं हुई है। ठीक है, डी सिल्वा जो है इसमें 110वें नंबर पर, एडोल्ची 111वें नंबर पर और सहवाग क्रमशः 112वें नंबर पर शामिल होंगे। ठीक, थोड़ी सी डिटेल इसमें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिसर ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, ये क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके जो करंट अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निसार मिशन को संयुक्त रूप से विकसित किया है? इसरो एंड ISA, इसरो एंड जाक्सा, इसरो एंड नासा, इसरो और रोसा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये निसार मिशन जो है वो नासा और इसरो का संयुक्त रूप से विकसित किया गया मिशन है। ठीक है, जो एन है वो नासा के लिए आता है, आई आता है इंडिया, वो इसरो के लिए आता है। ठीक है, इस मिशन का क्या है, इस मिशन का उद्देश्य जो है वो पृथ्वी की गतिशीलता, प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के बारे में हमारी समझ को क्या करेगा, आगे ले जाएगा। ये मिशन 3 साल तक चलेगा। ठीक है, ये क्या है, एक लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी है और इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, 12 दिनों में संपूर्ण विश्व का मानचित्रण या मैपिंग करना इसका उद्देश्य है। ठीक है,
तो ये निसार मिशन जो है वो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। अगला क्वेश्चन, स्पेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं लियो वराडकर, पेड्रो सांचेज, क्रिस हिपकिंस और दीना बोलुआर्टे। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये स्पेन के नए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो हैं नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा जो और देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वर्ष 2023 में, उनकी यहाँ पर लिस्ट दी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, 4 देशों के नाम दे दिए जाते हैं और उनके राष्ट्र प्रमुखों के नाम दे दिए जाते हैं और आपको मिलाना होता है, तो वैसे में ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए आईजीबीसी द्वारा किस नाम से एक प्रमाणन पहल शुरू की गई? प्रमाणन मतलब सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, उसका नाम बताना है। घरौंदा, नेस्ट, भवन और आवास। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी नेस्ट है। ये नेस्ट नाम से पर्यावरण अनुकूल आवासों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमाणन पहल शुरू की गई है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक, ये किसके द्वारा की गई है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ये पहल नेस्ट शुरू की गई है। ये आईजीबीसी की ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस जो आयोजित हुई वो 23 से 25 नवंबर तक चेन्नई ट्रेड सेंटर नंदमबक्कम में आयोजित की गई। ठीक है, और इसमें जो भागीदार राज्य था वो तमिलनाडु था और जबकि सहयोगी भागीदार वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल था। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नाम नेस्ट, ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ये पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेशन, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 का निर्णायक या फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन्स स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है, उस स्टेडियम में ये निर्णायक या फाइनल मैच खेला गया। 19 नवंबर को ये मैच खेला गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर क्या है जो है वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप जीत लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने ये 6वीं बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। जो अगले पहले 5 बार जीत चुके हैं वो डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जबकि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है वो भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को मिला है, जबकि जो फाइनल मैच था उसके प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब ट्रेविस हेड को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक टेबल हमने यहाँ पे दी है जो इंपॉर्टेंट श्रेणी है जिसमें पुरस्कार मिला हुआ है, वो डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, वो डिटेल भी आप पढ़ लीजिएगा। वो आप पढ़ने के लिए हमसे टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के वो पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। ये पीडीएफ जो है आपकी मोबाइल फ्रेंडली है, आप इनको मोबाइल पर आराम से पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं भी इनका रिवीजन कर सकते हैं। इनका फॉन्ट कलर इस तरह से है कि आपको मोबाइल पे पढ़ने में इनमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास सी गार्जियन, ठीक है, ये सी समंदर वाला सी है, ठीक है, सी गार्जियन के तीसरे संस्करण का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया? चीन और भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, ये आयोजन 11 से 17 नवंबर तक किया गया। ठीक है, और ये दोनों देशों का क्या है? द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। चूंकि ये दोनों पड़ोसी जो हैं इनसे भारत के संबंध क्या है, कई बार तल्ख होते हैं। ठीक है, जबकि पाकिस्तान से तो लगभग कई वर्षों से संबंध बहुत ठीक नहीं चल रहे हैं और वैसे में अगर ये कोई बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो भारतीयों के लिए ये क्या है, मतलब इनको इसके बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन ही आयोग आपसे यूजुअली पूछता है कि आपके जो चारों तरफ घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे आपका देश किसी ना किसी तरह प्रभावित हो सकता है, तो उनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसी को सामान्य अध्ययन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार के लिए किस लेखक को चुना गया है? दामोदर मोजो, शिवा शंकरी, पेरुमल मुरुगन और ज्ञान चतुर्वेदी। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये पेरुमल मुरुगन जी जो हैं इनको जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इनकी पुस्तक का नाम है फायर वर्ड, इस पुस्तक के लिए इनको चुना गया है। ये तमिल में लिखी गई है। ये पेरुमल मुरुगन जो है ये खुद तमिल लेखक हैं और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो जननी कन्नन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। 19 नवंबर को यह अभियान शुरू हुआ है और अभियान समानता, इक्वलिटी और समावेशन, इंक्लूजन पर केंद्रित है। ठीक है, इसका जो विषय है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी और देखभाल और समर्थन पर ये केंद्रित है। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, किस राज्य द्वारा चलाया गया है ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं सोनिस पलासियोस, एंटोनिया पोसिल्ड, मोरिया विल्सन और आर बोनी गैब्रियल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये सेनिस पलासियोस हैं। पलासियोस जो हैं इनको मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब दिया गया है। ये निराकागुआ की जो है वो प्रतिभागी थी। ठीक है, और ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 72वां संस्करण था, जिसका आयोजन सैन साल्वाडोर, ठीक है, अल सैल्वाडोर एक कंट्री है, उसका शहर है सैन साल्वाडोर, वहां पर इसका आयोजन किया गया। अगर भारत के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो चंडीगढ़ की श्वेता शारदा जो है, इनके द्वारा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का जो है वो प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये उत्तर प्रदेश राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, ये पुरस्कार ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान वितरित किए गए। ठीक है, और बात करें अगर उत्पादन की, तो उत्तर प्रदेश का मछली उत्पादन 2021 में 8.09 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2022 में 9.15 लाख मीट्रिक टन हो गया है। लगभग 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्चुअली G20 शिखर सम्मेलन की समापन बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस समयावधि के दौरान की? आपको वो टाइम पीरियड बताना है कि किस टाइम पीरियड तक भारत G20 की अध्यक्षता करता रहा है। 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, 5 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 और 1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, ये 1 नवंबर 2023 को भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली थी और 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यक्ष रहा है। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने G20 प्रेसिडेंसी ब्राजील को सौंप दी है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज G20 जो है वो साल भर बहुत चर्चा में रहा है, तो इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। G20 के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हम पिछले क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। एक ये टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन जो रह गया था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके अलावा G20 के शेरपा का जो पद था, जिसकी भूमिका निभाई है, वो अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, ये अमिताभ कांत जी का नाम भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अभ्यास वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, ये अभ्यास का 14वां संस्करण का आयोजन किया गया 2023 में। ठीक है, और ये मेघालय के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में उमरोई में ये शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों देशों की थल सेनाएं भाग लेती हैं। ठीक, बाकी डिटेल है आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। इस तरह के जो युद्ध अभ्यास हैं उनमें कौन कौन से देशों के बीच में हुए हैं, अगर भारत में आयोजन हुआ है तो भारत में कहाँ आयोजन हुआ है, और कौन सी सेनाओं के बीच में, थल सेनाओं के बीच में, नौ सेनाओं के बीच में या वायु सेनाओं के बीच में, इस तरह का क्वेश्चन इनसे यूजुअली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंकज आडवाणी ने IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। यह उनका कौन सा विश्व खिताब है? 23वां, 24वां, 25वां और 26वां। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये इनका पंकज आडवाणी जी का 26वां खिताब है। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता थी ये दोहा में आयोजित की गई थी, जिसमें इन्होंने खिताब जीता है। इन्होंने प्रतिद्वंदी सौरभ कोठारी को हराकर ये खिताब
जीता है। इनका पहला विश्व खिताब जो आया था वो वर्ष 2003 में आया था। और पंकज आडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनने बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों प्रारूपों में विश्व खिताब जीता है। तो ये इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कई बार आयोग जो है वो व्यक्ति का नाम देता है और पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। इस तरह से पंकज आडवाणी का नाम पूर्व वर्षों में भी पूछा जा चुका है, पीसीएस की परीक्षाओं में ही इनका नाम पूछा गया है। तो इस तरह से भी पंकज आडवाणी का नाम इंपॉर्टेंट है। एकमात्र खिलाड़ी हैं ये बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों प्रारूपों में, वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले, तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, केरल में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। ये मंदिर तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपल्ली में किया गया है। ये मंदिर जो है वो करीब 4000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट में फैला है और 35.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में 3 हिस्से हैं और तीनों क्या हैं, अलग अलग देवताओं को समर्पित है। 3D प्रिंटिंग टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 3D इमारत भी बनाई गई, ठीक है, उसके बाद से एक 3D पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया और ये 3D मंदिर है। तो ये 3D टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। बहुत कम टाइम में ये बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करती है, डिजाइन इनकी बहुत अमेजिंग हो सकती हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज कंटेम्प्रेरी जो समसामयिक तकनीकी है उस तकनीकी के बारे में भी जो है, जो आयोग के थ्रू चयनित होकर अधिकारी बनने वाले हैं उनको इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के साथ ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया और आपके करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण 600 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन जो हैं आपको कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस कन्वर्सेशन को, इस वीडियो को अपने फीडबैक के जरिए, अपने कमेंट्स के जरिए मोनोलॉग से डायलॉग में चेंज कर सकते हैं। तो आपके कमेंट्स जो हैं वो इन्वाइटेड हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।